हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी होता है कि बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाए। ज़्यादातर केसेस में कैंसर के पेशेंट्स में सर्वाइवल उन्हीं का ही ज़्यादा अच्छा आता है जहां कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है या जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। एक बार अगर कैंसर अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है तो ज़्यादातर लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है। और ये बात लंग कैंसर के केस में बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि लंग कैंसर एक बार एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो ज़्यादातर लोग को बचाना मुश्किल हो जाता है। लंग कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर व्यक्ति की जांच करें, स्क्रीन करें, ये देखने के लिए कि किसको लंग कैंसर है या नहीं। तो आज हम लंग कैंसर के स्क्रीनिंग पर बात करेंगे कि हर व्यक्ति की क्या पहले से जांच कर ली जाए कि उसको लंग कैंसर है नहीं, ताकि हम जल्दी डिटेक्ट कर सकें। इसके क्या प्लसेस है, क्या माइनसेस है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है लंग कैंसर के स्क्रीनिंग पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, लंग कैंसर के लिए किसको स्क्रीनिंग करें। ज़्यादातर 50 to 80 की एज पे लोग को स्क्रीन करना चाहिए, या अगर किसी व्यक्ति की पहले की हिस्ट्री है कैंसर की, या किसी को अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या पहले से वो स्मोकिंग करता आ रहा है और अभी भी स्मोकिंग कर रहा है, या कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, करेंटली भी स्मोक कर रहा है, और 30 पैक ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी ने स्मोक किया है, या किसी ने अगर स्मोकिंग छोड़ी भी है तो 15 साल के अंदर छोड़ी है, ये सारे लोगों को स्क्रीन करना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर हाई रिस्क इंडिविजुअल है जिसके फैमिली में बहुत ज़्यादा स्मोक का एक्सपोजर है, फैमिली में कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है जैसे एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर है, इस तरह के लोगों में स्क्रीनिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि हर व्यक्ति की क्यों स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की क्यों आप जांच नहीं कर सकते, क्योंकि लंग कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। ऑब्वियसली इनमें होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन बाकी लोग को भी तो हो सकता है। तो उसमें इशू ये होता है कि देखिए, हर व्यक्ति का बार बार जाँच करना फिजिबल नहीं है, और उसमें जांच करने का कोई क्लियर कट टेस्ट डिफाइंड नहीं है। ज़्यादातर एक्सरे या लो डोज सीटी स्कैन ये किया जा सकता है टेस्ट करने के लिए। हालांकि एक्सरे में प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी नहीं आती है और कई बार रिपोर्ट्स गलत भी आ सकती है। सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप कितनी फ्रीक्वेंसी सीटी कराओगे। अब कैंसर तो अगर बढ़ना चालू करे तो 6 महीने के अंदर भी इतना बढ़ सकता है कि व्यक्ति की जान चली जाए, या 1 साल के अंदर भी बढ़ सकता है। अगर आप बहुत जल्दी भी करना चाहो तो फिर आपको हर साल व्यक्ति का सीटी कराना पड़ेगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर व्यक्ति जो एक सर्टेन एज ग्रुप का है, या हर व्यक्ति जो एज ग्रुप का नहीं भी है, सबकी हर साल सीटी स्कैन कराते रहे? ये कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इसमें कितने केसेस डिटेक्ट होने वाले हैं, और वो सीटी स्कैन जो रेडिएशन पेशेंट को देने वाले हैं उससे कितना फ़ायदा नुकसान होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कि सिर्फ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को या जिनमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं उन्हीं को स्क्रीनिंग की जाती है, रूटीन लोग को नहीं किया जाता है। क्योंकि इसमें इशूज़ यही है कि रूटीन लोग की आप स्क्रीनिंग करना चालू करोगे तो हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और उसमें बहुत सारे केसेस में आपको फाइनली कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो कई बार छोटे मोटे ट्यूमर्स मिलते हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअल में जान बच जाए, ऐसा कैंसर डिटेक्ट हो जाए, ये क्या चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। इसीलिए ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स उतने सक्सेसफुल नहीं होते, और हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। स्क्रीनिंग करने से एडवांटेज ऑब्वियसली ये है कि कैंसर आपको जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस कंपेरेटिवली बढ़ जाएंगे। अगर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में आप स्क्रीनिंग करते हो तो लंग कैंसर से रिलेटेड मृत्यु दर को 20-30% तक कम किया जा सकता है यदि हाई रिस्क इंडिविजुअल में स्क्रीनिंग करते हैं। पर लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है, और हर व्यक्ति का करना बिल्कुल फीजिबल नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या जिनको बहुत ज़्यादा अगर कोई और रिस्क फैक्टर्स है, वहाँ पे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम जांच कर सकते हैं, वहाँ पे हम साल या 2 साल में उसकी टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगर आपने 5 साल 6 साल में एक बार टेस्ट किया पैसे बचाने के हिसाब से या रेडिएशन डोज कम करने के हिसाब से, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 साल के बीच वाले पीरियड में अगर कैंसर होगा तो क्या करने वाले हैं, तो वो तब तक तो पेशेंट की जान ही चली जाएगी जब तक आपको पता चलेगा। तो एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होनी चाहिए, तब आप ज़्यादातर केसेस को डिटेक्ट कर पाओगे। आप 2-4 साल में एक बार करोगे तो उतना ज़्यादा आप स्क्रीनिंग नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग से कुछ खास फायदा नहीं होगा। अब स्क्रीनिंग के नुकसान क्या है। ऑब्वियसली रेडिएशन एक्सपोजर तो है ही, कॉस्ट एक बड़ा इशू है ही। बार बार आप ये रेडिएशन देते हो तो भले पेशेंट को लंग कैंसर नहीं हो, दूसरा कैंसर होने का चांस और बढ़ जाए, क्योंकि रेडिएशन भी काफ़ी डेंजरस होता है। और एनुअली जो हाई डोज सीटी होता है उसमें तो एटलीस्ट रिकमेंडेड होता है कि वो 4 से 5 साल में एक बार करना चाहिए। यहाँ पे हम लो डोज सीटी इसलिए कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट ये है कि साल में एक बार हम कर सके, ताकि उससे कुछ फ़ायदा हो। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कई बार ओवर डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कई बार क्या है, छोटे मोटे ऐसे जो गठान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है,
वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाता है और ओवर ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और सीटी में कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, यानी कि ऐसी अबनॉर्मल चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं जो कैंसर है ही नहीं और वो आपको कैंसर जैसी लगती है, उसकी वजह से आप बायोप्सी सब करते हो, फिर फाइनली पता चलता है कि कुछ नहीं है। तो इस तरह के केसेस में भी अननेसेसरी कई बार पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा क्रिएट हो जाता है, और फिर एक बार अगर स्क्रीनिंग में ऐसा कुछ हो गया तो फिर अगली बार पेशेंट भी उतना कोऑपरेट नहीं करता, वो भी उसके लिए समझता नहीं है, उसको समझाना और ये सारी चीज़ों की यूटिलिटी समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ये स्क्रीनिंग वाले जो प्रोग्राम्स है उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और ज़्यादातर रूटीन व्यक्ति में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट यूजली ऐसे नहीं है। हाँ, अगर कोई सीटी स्कैन के बदले ऑल्टरनेटिव फ्यूचर में डेवलप हो जाए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, एक्सरे तो देखिए है लेकिन वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सीटी स्कैन जैसा कोई टेस्ट ऐसा डिटेक्ट हो जाए जो बिना रेडिएशन के सारे कैंसर्स को डिटेक्ट कर पाए तो फ्यूचर में उसके यूजेज बढ़ सकता है। पर एमआरआई की उतनी प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं है, सीटी ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, पर सीटी में रेडिएशन का इशू तो आता ही है। अगर किसी व्यक्ति को अगर कैंसर आता है, पॉजिटिव आता है, तो फिर आप उसका हाइड्रो सीटी स्कैन करते हो, पेट स्कैन करते हो, बायोप्सी करते हो, बाकी की ट्रीटमेंट एनालिसिस करते हो और कैंसर है नहीं वो कंफर्म करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का आपने स्क्रीनिंग टेस्ट किया और वो नॉर्मल आया तो फिर 1 साल के बाद आप उसका फिर से रिपीट स्कैन करते हो या उसको उस हिसाब से एडवाइस करते हो कि अभी रिस्क नहीं है। पर हाँ, अगर सीटी नॉर्मल भी आए तो कम्प्लीटली रूल आउट नहीं करता है, क्योंकि कई ऐसे गठाने हैं भी जो ब्रोंकस वगैरह के अंदर हो जो कई बार मिस भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर पाना इतना ईजी नहीं है और सारी चीज़ों के हिसाब से ट्रीटमेंट करना भी इतना ईजी नहीं है, मैनेज करना भी इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते तो इम्पोर्टेंट है, और कई बार डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो ट्रीट करना बहुत ईजी हो जाता है। कई बार जल्दी पकड़ में आ जाए तो बहुत सारे पेशेंट को बचाया भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल कई इसके साथ इश्यूज है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सब में करना इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव या इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर केसेस में नहीं किया जाता। करें तो फ़ायदा हो सकता है अगर फ्यूचर में कोई और टेस्ट डेवलप होता है जो ज़्यादा सेफ हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा बार किया जा सके, तो मे बी ज़्यादा कैंसर के केस को जल्दी पकड़ा जा सकता है और जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी लंग कैंसर के स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन के बारे में, इसमें कौन से टेस्ट का प्रयोग होता है, क्या प्रैक्टिकल इशूज़ है, कहाँ पे इसमें पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, क्यों इसे हर सब लोगों में नहीं किया जाता, इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।